दोस्तों पिछले 48 घंटे में बहुत कुछ हो गया है, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए पाकिस्तान में अपना डेलीगेशन नहीं भेजेगा। Iranian media is now reporting that no Iranian delegation is currently in Pakistan or any talks with the United States are going to take place until attacks on Lebanon have been stopped. जी हाँ दोस्तों, ईरान अब आगे कोई भी बातचीत करने को रेडी नहीं है। साथ ही अपडेट ये भी आई है कि यूएस से पाकिस्तान जाने वाले डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी नाम नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यानी बवाल प्रो मैक्स लेवल का होने वाला है। इससे पहले दोस्तों ईरान और यूएस के बीच सीज फायर के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिनों के ट्रूस की बात कही थी। इसके दबाव में आकर ईरान ने शुरुआती तौर पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों का रास्ता खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अब हम पूरा रास्ता बंद कर देंगे। इसके बाद न सिर्फ क्रूड ऑयल के ग्लोबल प्राइसेस में तेजी देखी गई, बल्कि पाकिस्तान के तो करेले कड़वे हो गए। अब यहां से चीजें कहां जाएंगी, आइए इस बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. They can't blackmail us. दोस्तों 16 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ट्रूस यानी वॉर रोकने की बात कही थी, लेकिन काफी हद तक ये बातें कागजी साबित हुई। हालांकि शुरुआत में ईरान ने इशारे दिए थे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड जहाजों का रास्ता खोल देगा, लेकिन पर्दे के पीछे टेंशन कम नहीं हुआ। इस डिक्लेरेशन का सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ा, जहां तेल की कीमतों में भारी इंस्टेबिलिटी देखी गई। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस दिखावे की शांति के पीछे ट्रंप की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जिससे मार्केट को वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। 17 अप्रैल तक इस वॉर के इफेक्ट ने पाकिस्तान की भी कमर तोड़ दी। कमर तो मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान की टूटी कुछ और चीज है। गैस और एनर्जी की सप्लाई को रोकने के कारण पाकिस्तान में पावर क्राइसिस खड़ा हो गया। देश के मेन शहरों में 15-15 घंटे तक की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, यानी कि लाइटें कट हो रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, और एनर्जी बचाने के लिए सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान के लोग इस तबाही के लिए अपने मिलिट्री लीडरशिप, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गलत पॉलिसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिन्होंने ईरान के साथ, किसने? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को इस दलदल में धकेला है। दोस्तों 18 अप्रैल को कंडीशन तब और बिगड़ गई पाकिस्तान में, जब ईरान ने सीज फायर के वादे से पलटते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान का आरोप था कि अमेरिका ने अपनी नेवी घेराबंदी हटाई नहीं है। इसी दौरान ईरान ने कुछ जहाजों पर भी हमला करने की कोशिश की, जिन्होंने वहां से निकलने का प्रयास किया था। अब इसके बाद से भारत जैसे देश भी ईरान से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तू कर क्या रहा है भाई ईरान? हेलो। We were deeply disturbed by this, and we contacted the Iranian authorities and conveyed to them our very deep concern at this development. वहीं दोस्तों ईरान एक सुसाइडल मिशन पर निकला हुआ है। दरअसल ईरान ने न सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी से अपने आसपास के देशों को हमला करके अपना दुश्मन बनाया है, बल्कि अब वो भारत जैसे देश से भी दुश्मनी ले रहा है। ईरान की सुसाइडल स्ट्रैटेजी अब उसके अपने ही कच्चे तेल के ट्रेड को खत्म कर रही है, क्योंकि रास्ता बंद होने से वो खुद भी अपना तेल नहीं बेच पा रहा है। 19 अप्रैल को ईरान के अंदर का एडमिनिस्ट्रेटिव बिखराव पूरी तरह से सामने आ गया, जब भारत ने भारतीय कार्गो जहाजों को निशाना बनाए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. तब ईरान ने दावा किया कि उसके विदेश मंत्री को इस हमले की जानकारी तक नहीं थी और ये मिलिट्री द्वारा बिना परमिशन के किया गया काम था। इससे क्लियर हो गया कि ईरान की सरकार और उनकी सेना के बीच भारी डिफरेंसेस है। ईरान की सेना IRGC की स्पीड बोट्स ने 2 बड़े भारतीय जहाजों को अपना निशाना बनाया। पहला जहाज था MT सैनमर हेराल्ड, जो भारत के लिए करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर आ रहा था। जब ये जहाज अपने रास्ते से गुजर रहा था, तब ईरान की तरफ से इस पर सीधी गोलीबारी की गई। इसके तुरंत बाद भारतीय कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक और बड़ा जहाज देश विभोर भी इसी तरह की मुश्किल में फंस गया। जान बचाने और सुरक्षा को देखते हुए इस जहाज ने अपना रास्ता बीच में ही बदला और ये वापस खाड़ी की तरफ मुड़ गया। इन हमलों की वजह से न सिर्फ करोड़ों का माल खतरे में पड़ गया, बल्कि भारत के लिए तेल की सप्लाई रुकने का डर भी पैदा हो गया। हालांकि भारत ने पूरी ताकत के साथ ये कहा है कि हमारे पास प्रॉपर ऑयल रिजर्व्स हैं। Okay, copied your message. I will turn back, and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. भारत सरकार ने ईरान की इस हरकत पर कड़ा स्टैंड लिया और इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत दिल्ली में मौजूद ईरान के राजदूत को ऑफिस बुलाया और बड़े सख्त शब्दों में उन्हें चेतावनी दी। भारत ने क्लियरली बोला है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने ईरान से सवाल भी पूछा कि जब उनके विदेश मंत्री ने वादा किया था कि वो बिजनेस वाले जहाजों को नहीं रोकेंगे, तो फिर उनकी सेना ने भारतीय जहाजों पर अटैक क्यों किया? भारत के इस सख्त रवैये और ग्लोबल प्रेशर की वजह से ईरान की सरकार घबराई और बचाव में कहने लगी हमला उनकी मर्जी से नहीं हुआ था और उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी। इस पूरी बात से साफ हो गया
गया कि ईरान के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां की सरकार कुछ और बोल रही है और वहां की सेना अपनी मर्जी से कुछ और ही कर रही है। भारत ने इस मौके पर दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि वो अपनी जरूरतों और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी देश के सामने झुकने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने जहाजों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तैयार करवाया ताकि तेल और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई न रुके। एंड में भारत की समझदारी और सख्त कूटनीति ने ईरान को यह समझा दिया है कि अगर वो भारत के हितों को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे पूरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया जाएगा। इन सब के बाद सबसे बड़ा ब्लंडर यह है दोस्तों कि ईरान पाकिस्तान को साथ लेकर फंस चुका है। ईरान और पाकिस्तान का यह कोलिशन जियोपॉलिटिकल रूप से बेहद कमजोर बुनियाद पर टिका हुआ दिखता है। पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे फाइनेंशियल दौर से गुजर रहा है, जहां वो पूरी तरह से इंटरनेशनल कर्ज और विदेशी मदद पर निर्भर है। ऐसे में ईरान का एक ऐसे देश पर भरोसा करना, यानी पाकिस्तान पर भरोसा करना, जो खुद अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, ये एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर नहीं तो और क्या है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ईरान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उसे मिलिट्री या डिप्लोमेटिक हेल्प देगा, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल हालात इतने खराब है कि वो ईरान के लिए केवल एक्स्ट्रा बोझ बनकर रह गया और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ईरान में बवाल मचा हुआ है, आग लगी पड़ी है, ईरान की इस आग में पाकिस्तान भी बुरी तरह से झुलस रहा है। हालात बहुत खराब हैं। लोड शेडिंग की बात करते हैं पहले। पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं क्योंकि बिजली की भारी कमी है। वहां पर पाकिस्तान में इस समय इतना बड़ा संकट है कि पूरे देश में भारी लोड शेडिंग है। अप्रैल 2026 की कंडीशन के अनुसार ग्रामीण इलाकों में तो 12 से 16 घंटे तक वहां बिजली कटी रहती है, जबकि बड़े शहरों में भी 3 से 8 घंटे की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान में। इस संकट का सबसे बड़ा कारण इंटरनेशनल लेवल पर एनर्जी की कमी और बढ़ती कीमतें, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की वजह से गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। इसके अलावा बांधों में पानी का लेवल कम होने से बिजली का प्रोडक्शन भी काफी गिर गया पाकिस्तान में। अब ये उनके यहाँ पानी का लेवल कम क्यों हुआ है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों रिपीट करें, है कि नहीं। हालात को संभालने के लिए वहां की सरकार ने शाम 5 से रात 1 बजे के बीच पीक रिलीफ स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसके तहत रोजाना औसतन 2.25 घंटे की ऑफिशियल कटौती की जाती है ताकि पाकिस्तान में बिजली के रेट और ज्यादा न बढ़े। हालांकि कराची जैसे कुछ शहरों को फिलहाल इस कटौती से थोड़ी राहत मिली हुई है। हालत इतनी गंभीर है कि सरकार ने दफ्तरों में हफ्ते में केवल 4 दिन काम करने और स्टाफ की संख्या कम करने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। जब तक ईंधन की सप्लाई नॉर्मल नहीं होती, तब तक लोगों को इस भीषण लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है पाकिस्तान में। इतना ही नहीं, तेल की कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से उनका PSL यानी पजामा सलवार लीग जी हाँ, वहां पर भी लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसके मैनेजमेंट ने ही लोगों को स्टेडियम में बुलाने से मना करा है। सरकार ने कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जनता अब अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कोस रही है। उसकी इसी स्ट्रैटेजिक रणनीतियों ने पाकिस्तान को न सिर्फ ईरान US जंग के बीच फंसाया है, बल्कि देश को दिवालियेपन की कगार पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। आसिम मुनीर अमेरिका का दरबान बनकर ईरान वालों को अपने यहां बुला रहा है और US के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है। अब जब ईरान फंस गया है तो ये भाड़े का टट्टू यानी आसिम मुनीर अमेरिका से तेल भी नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि बिना पैसे के अमेरिका तेल देगा नहीं, और न ही उनसे कर्जा मांग पा रहा है क्योंकि पिछला कर्जा चुकाया नहीं है इसने। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान गंभीर एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, दूसरी ओर भारत ने इस ग्लोबल संकट के बीच अपनी जरूरतों को बहुत ही समझदारी से संभाला है, जिसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। भारत सरकार ने टाइम रहते भांप लिया था कि दुनिया के झगड़ों की वजह से खाद और क्रूड की किल्लत हो सकती है, इसलिए भारतीय किसानों को परेशानी से बचाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर्स का भारी स्टॉक पहले ही जमा कर लिया था। इससे न केवल हमारी खेती सुरक्षित रही, बल्कि देश में अनाज की कमी होने का खतरा भी टल गया, जो किसी भी देश की मजबूती के लिए सबसे जरूरी है। एनर्जी के मोर्चे की बात कर लेते तो भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया है। अमेरिकी सैंक्शंस और इंटरनेशनल दबाव के बावजूद भारत ने अपने पुराने मित्र ईरान के साथ संबंधों को प्रायोरिटी दी और वहां से तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखा। भारत ने अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखा और इंश्योर किया कि देश के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहें। इस स्ट्रैटेजिक फैसले की वजह से भारतीय इकोनॉमी पर ग्लोबल इन्फ्लेशन का वो असर नहीं पड़ा जो दुनिया के बाकी देशों में देखने को मिल रहा है। एंड में भारत की सबसे बड़ी जीत उसकी बैलेंस डिप्लोमेसी रही। भारत ने अमेरिका और ईरान जैसे धुर विरोधी देशों को साथ लेकर चला और अपने रिश्ते इस तरह बनाए कि आज समुद्र में भारतीय जहाजों को कोई नहीं रोक रहा, न ईरान न अमेरिका। ईरान के साथ हाल ही में हुई झड़प को छोड़ दें तो सब कुछ नॉर्मल रहा है। दोनों ही पक्ष जानते हैं कि भारत के साथ ट्रेड और रिश्ते बनाए रखना उनके खुद के फायदे में है। जहां कई देश गुटबाजी में फंसकर नुकसान उठा रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी स्मार्ट नीतियों से दुनिया के संघर्षों के बीच अपना सुरक्षित और सफल रास्ता निकाला है। अब जरा चलते चलते डोनाल्ड भाई की भी बात कर लेते हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा फायदे में ट्रंप है। आरोप है कि ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पब्लिक बयानों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं। उनके एक बयान से, जी हां, एक बयान से कच्चे तेल की कीमतें अचानक ऊपर चली जाती और दूसरा ही बयान जैसे वो देते हैं शेयर बाजार गिर जाता है। ये इंस्टेबिलिटी ट्रेडर्स के लिए डर पैदा करती है, लेकिन उन लोगों के लिए मौका बन जाती है जिन्हें पहले से पता होता है कि बाजार किस दिशा में जाएगा। फैक्चुअली उनके बयानों और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच एक सीधा पैटर्न देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट से संकेत दे रही है कि जब पूरी दुनिया वॉर और महंगाई के डर से सहमी हुई है, तब ट्रंप से जुड़ी कंपनियां और उनके करीबियों के इन्वेस्टमेंट्स भारी मुनाफा बटोर रहे हैं। इसे डिपॉजिटर कैपिटलिज्म कहा जाता है, जहां संकट के समय बाजार की उथल पुथल का फायदा उठाकर संपत्ति बनाई जाती है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं या युद्ध की आशंका से डिफेंस फील्ड शेयर्स में उछाल आता है, तो उनके करीबी इन्वेस्टर्स को सीधा प्रॉफिट पहुंचता है। समझ रहे हो? पैसा ही पैसा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी को लेकर ट्रंप का रुख काफी
आयरॉनिकल रहा। एक तरफ वो दावा करते हैं कि ग्लोबल ट्रेड के लिए रास्ता खुला रहना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी की वहां मौजूदगी और ईरान पर कड़े सैंक्शंस ने वहां तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। ये डबल स्टैंडर्ड के कारण अमेरिका खुद एक पैनिक की कंडीशन में है, क्योंकि वहां की जनता और बाजार समझ नहीं पा रहा कि सरकार वॉर चाहती है या शांति चाहती है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। खैर, पूरी पिक्चर को हम देखें तो ईरान अपनी धार्मिक और राजनीतिक जिद के कारण फाइनेंशियल तबाही की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की हालत भी उस राहगीर जैसी है जो दूसरों की लड़ाई के बीच में आकर कुचला जा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कोई मजबूत फाइनेंशियल नींव है नहीं। वहीं ट्रंप इस पूरे ग्लोबल डर और अनसर्टेनिटी को अपनी सत्ता और इंडिविजुअल लाभ के लिए यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस भारी उथल पुथल के बीच भारत की सफलता का राज उसकी बैलेंसिंग एक्ट की कला है। भारत ने न तो किसी ग्रुप का दामन थामा और न ही किसी के दबाव में झुका। भारत सिर्फ अपने हितों जैसे खाद, तेल और व्यापार को देखा भारत ने, और यही वजह है कि आज भारतीय इकोनॉमी इस तूफान के बीच भी एक सुरक्षित टापू की तरह खड़ी है। पूरे मैटर पे आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। और बंगाल इलेक्शन पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं दोस्तों, इसलिए बंगाल पर, बंगाल की कहानी पर, बंगाल की पॉलिटिक्स पर और होने वाले चुनाव पर बहुत सारी बातें हुई हैं हमारे इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में मृत्युंजय शर्मा के साथ, जो कि एक पॉलिटिशियन है, ऑथर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने बंगाल के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर आपको नई जानकारी भी मिलेगी और मजा भी आएगा। तो टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल, हमारा पॉडकास्ट वाला चैनल जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका, उस पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।